हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में चर्चा करी थी और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करी थी। और जैसे मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर और कितने दिन में सूचना देनी है, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो आज हम उसके कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी एमसीक्यूज़ मैं लेके आया हूँ आपके सामने, तो वन बाय वन अपने इसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, द आरटीआई एक्ट रिक्वायर्स द डेजिग्नेशन ऑफ डैश विद इन ए पब्लिक अथॉरिटी। क्या क्वेश्चन है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, उसके अंदर अगर कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन सूचना प्राप्त करना चाहता है आरटीआई एक्ट के रिगार्डिंग, आरटीआई एक्ट के अंदर, तो पब्लिक अथॉरिटी को क्या क्या पोस्ट बनानी पड़ेगी उस इंस्टीट्यूट के अंदर की जो सूचना दे सके। पहला है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको बोलते हैं पीआईओ, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एपीआईओ, सीनियर ऑफिसर टू हियर अपील मेड अगेंस्ट अनसेटिस्फैक्ट्री डिसीजंस ऑफ पीआईओ। ये कौन सी होगी? एपेलेट अथॉरिटी। ये कौन सी है? एपेलेट अथॉरिटी, अपीलीय अधिकारी, जिसको बोलते हैं अपीलीय अधिकारी। ठीक है, तो दोस्तों तीनों ही होगा ये। तो पीआईओ नियुक्त करना पड़ेगा, असिस्टेंट पीआईओ नियुक्त करना पड़ेगा, और इन दोनों के निर्णय से अगर अपने संतुष्ट नहीं है, कोई इंडिविजुअल संतुष्ट नहीं है, इन्फॉर्मेशन सीकर संतुष्ट नहीं है, या वो शिकायत करना चाहता है, तो अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध वो शिकायत कर सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल 2012 केम इनटू फोर्स ऑन। देखो, अब इसमें आप गड़बड़ कर सकते हो। आप इसमें देखोगे आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को, और आप इसको टिक करके आ सकते हो, या इसको 15 जून को करके आ सकते हो। लेकिन नहीं, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल्स है, रूल अलग है, एक्ट अलग है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल्स कब आए 2012 के? वो आए 31 जुलाई 2012 को। डेटा याद कर लोगे। देखो, सूचना का अधिकार लागू कब हुआ? दो डेट उसकी याद रखनी है आपको। 15 जून 2005, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करे, ये बिल एक्ट बना। 12 अक्टूबर 2005 को एक्ट बनने के 120 दिन बाद ये पूरे ऑल इंडिया लागू हुआ। और राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल 2012 कब आए? 31 जुलाई 2012 को, 31/7/2012 को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सेक्शन 41B(11) ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 स्टेट्स दैट ए पब्लिक अथॉरिटी शुड पब्लिश। आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 41B(11) होगा। अब देखो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल अटैक है। इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? अपने सेक्शन देखते ही अपने सोचते हैं कि क्वेश्चन अपने छोड़ देते हैं, लेकिन इस सेक्शन का, इसके अंदर, इस सॉल्व करने के अंदर इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सेक्शन बिना देखे भी अपने कर सकते हैं। जैसे आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार स्टेट दैट ए पब्लिक अथॉरिटी शुड पब्लिश। पब्लिक अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो क्या पब्लिश करेगी? उसको क्या पब्लिश करना चाहिए? शुड पब्लिश। क्या पब्लिश करना चाहिए? द बजट एलोकेटेड टू ईच ऑफिस एजेंसी, कितना बजट एलोकेट हुआ है, समझ में आ रही बात? करना चाहिए उसको। प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, भैया जितना बजट मिला है उसका कितना खर्चा वो करेंगे। प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर का मतलब यही है कि कितना खर्चा उसका करेंगे, वो कितना प्रपोज है उनका खर्चा, जितना बजट आया उसका खर्चा। रिपोर्ट्स ऑन डिसबर्समेंट मेड, जितना डिसबर्समेंट हो गया उसकी रिपोर्ट। अब देखो, आरटीआई एक्ट के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था कि जो सीआईसी जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटी है, वो बजट लेगी, उसका एक्सपेंडिचर कितना है वो बताएगी, और जो रिपोर्ट मेड करेगी जितना डिस्बर्समेंट हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा भाई, कि भाई एक पब्लिक अथॉरिटी को तीनों चीज़ें बतानी पड़ेगी। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग सेकेंड अपील अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 19 इज़। अब देखो, इस क्वेश्चन को भी आप ये देख के, इसको देख के घबराना नहीं है। देखो, ये लिखने के बाद सब सेक्शन, कौन से सेक्शन में क्या बात है, देख सारे सेक्शन याद करना इम्पॉसिबल है, आप याद भी नहीं रख सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, पीआईओ है वो अपीलीय अधिकारी में कब
उसको शिकायत कर सकते हैं, कितने दिन बाद कर सकते हैं, CIC में कब जाना है, SIC में कब जाना है। वो एक बेसिक स्ट्रक्चर जब आप समझ जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे। तो इसमें दिखाएगा टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग सेकंड अपील अंडर सबसेक्शन, मतलब सेकंड अपील आप कब दायर कर सकते हो। 10 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी डिसीजन, 90 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी डिसीजन, 40 दिन या 45 दिन। क्या कहना चाह रहे हैं ऑप्शंस में कि PIO से आपने सूचना मांगी, उससे असंतुष्ट थे तो आपने अपीलीय अधिकारी के पास अपनी याचिका दायर करी, और उसके बाद अपीलीय अधिकारी से भी असंतुष्ट हो तो SIC या CIC में कब जाना है, मेनली वो बात कर रहे हैं। तो इसका नियम क्या है RTI एक्ट के तहत, 90 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी डिसीजन। पहली अपीलीय अधिकारी का डिसीजन आने के बाद 90 days तक आप जा सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर याद कर लो उसको, 90 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी डिसीजन। पहली अपीलीय अधिकारी के निर्णय के बाद 90 days के अंदर अंदर आप उसके हायर फॉर्मेशन में उसकी शिकायत कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, अकॉर्डिंग टू रूल 3 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट रूल 2012, एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट शुड बी अकम्पेंड बाई ए फी ऑफ ₹10। 10 रुपये लगेंगे एप्लीकेशन के, सिंपल सी चीज़ है ये तो, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। और अगर BPL होता तो 0 रुपये लगते, और अगर नॉन BPL है, अब पॉवर्टी लाइन से ऊपर है तो उसको 10 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अगला चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग PIO, एक PIO का कंसीडर करो आप। माला फिडेली डिनाइज इंफॉर्मेशन, obstruct furnishing information, knowingly gave incomplete or misleading information, for which of these actions can he or she be penalized by an information commission। PIO को सज़ा कौन देता है? पिछली वीडियो मैंने आपको बताया है, PIO से असंतुष्ट हैं तो शिकायत करेंगे अपीलीय अधिकारी के पास, अपीलीय अधिकारी से असंतुष्ट हैं तो शिकायत करेंगे SIC या फिर CIC में। ठीक है, और अगर CIC और SIC को शिकायत करी और PIO फॉल्ट में पाया जाता है, अपीलीय अधिकारी नहीं PIO, हमेशा SIC और CIC जो है PIO पर ही कार्रवाई करेंगे, तो PIO पे वो जुर्माना लगा सकते हैं 250 रुपये पर डे, मैक्सिमम 25,000 तक, 25,000 रुपये तक। ठीक है, तो यही दिया हुआ इसमें कि अगर PIO फॉल्ट में है, उसने इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई कर दिया, इन्फॉर्मेशन फर्निश करने से वो बाधा उत्पन्न हो रही है, उसको कुछ वो देना नहीं चाह रहा, जानबूझकर दी है इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, तो कौन से केस में उसको इन्फॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयुक्त है, वो सजा देगा? इसका आंसर आ जाएगा तीनों में, तीनों ही चीज़ें नहीं कर सकता भैया वो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगला क्वेश्चन है APIO, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सहायक लोक सूचना अधिकारी। सहायक लोक सूचना अधिकारी हैज़ टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन टू APIO, किसको देगा? PIO को। देखो ये चैनल है, APIO किसको देगा? PIO को। PIO से शिकायत है तो किसको? अपीलीय अधिकारी को। अपीलीय अधिकारी से शिकायत है तो अपने दो रास्ते से चुन सकते हैं, SIC और CIC। और जुर्माना लगाना होगा SIC या CIC को, तो किसको लगाएंगे? PIO पे। कितना लगाएंगे? 25K तक लगाएंगे मैक्सिमम, और पर डे कितना लगेगा? 250 रुपये पर डे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। देयर इज़ एन अपर लिमिट फॉर नंबर ऑफ PIOs एंड APIOs टू बी अपॉइंटेड बाय ए पब्लिक अथॉरिटी एज पर RTI एक्ट 2005। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, अगर आपने, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, RTI एक्ट का थोड़ा सा आपको ज्ञान है और आप उसकी भावना समझते हो RTI एक्ट की। RTI एक्ट की भावना क्या है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, इंडियन रेजिडेंट किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन से कोई इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये इस RTI एक्ट की फीलिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ है कि कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो वो
कितने पीआईओ और एपीआईओ अपॉइंट कर सकते हैं या अपॉइंट करेंगे एज पर आरटीआई एक्ट। इसका आरटीआई एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अपॉइंट करो। आप इस चीज़ को सूचना आयुक्त सीआईसी और एसआईसी से मत कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि इनका रूलिंग क्या है, 1+10 है। 1+10, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 इसके सहायक सूचना आयुक्त होंगे। ठीक है, कार्यकाल जो होगा इनका 5 वर्ष और 65 साल, जो भी पहले होगा वो होगा। ठीक है, योग्यता का क्या होगी, बहुत सारी बातें लिखी हुई है। विधि का जानकार होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक सेवाओं में हो सकता है बंदा। ठीक है, ये उसकी योग्यताएं हैं। कैसे चुनाव कैसे होगा, कॉलेजियम के जरिए होगा। कॉलेजियम में क्या क्या होगा, इसका पीएम इसकी वो कर अध्यक्षता करेंगे। एक पीएम का ही एक क्या होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और तीसरा कौन, विपक्ष का एक नेता होगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। किसी को बायस्ड कोई सूचना आयुक्त नहीं अपॉइंट हो सके, इसलिए विपक्ष का नेता रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अपॉइंट करो, पब्लिक अथॉरिटी में कोई बाउंडेशन नहीं है। एक पीआईओ नियुक्त कर दिया, उसके भले ही नीचे 10 एपीआईओ नियुक्त कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, द आरटीआई एक्ट 2005 says that personal information may be disclosed if disclosure has no relationship to any public activity or interest, it does not cause unwarranted invasion of privacy. Third, the PIO or the appellate authority concerned is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information. देखो, बहुत बड़ा सवाल है, अपने को लग रहा है बहुत कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। कुछ तो क्या हम इंग्लिश की वजह से कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चीज़ों को। इंग्लिश की लैंग्वेज की एक खास बात है कि इसमें जो हिंदी में पहली चीज़ होगी वो इंग्लिश में लास्ट में लिखी जाती है, हिंदी की लास्ट में जो चीज़ होती है वो इंग्लिश में पहले लिखी जाती है। ये उल्टी चलती है इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, मैं बताऊंगा आपको ये क्या बोलना चाह रहा है। आरटीआई एक्ट 2005 से द पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी डिस्क्लोज, निजी जानकारी हम डिस्क्लोज कर सकते हैं इफ़ इट्स डिस्क्लोजर हैज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने दे सकते हैं यदि उसका डिस्क्लोजर हैज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी, और उसका किसी भी पब्लिक एक्टिविटी से या कोई इंटरेस्ट से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है। नंबर दूसरा क्या है, इट डज़ नॉट कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी हनन नहीं होनी चाहिए। देखो यार, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने मांग रहे हैं तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा कंडीशन ये है। तीसरी क्या है कि पीआईओ या अपीलीय अधिकारी सेटिस्फाई होने चाहिए कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है वो चीज़ें, इसलिए उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने दे सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन ठीक है। ठीक है, अब इसके साथ आपको एक बोनस क्वेश्चन देता हूँ मैं। ये सवाल किससे जुड़ा हुआ है, मैंने आपको एक आंकड़ा याद करने के लिए बताया था, 30, 40 और 48, 30 दिन, 40 दिन और 48 घंटे, ये इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। अगर अपने कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, उसके बारे में पीआईओ को या एपीआईओ को या अपीलीय अधिकारी को सूचना देनी, तो उसको 40 दिन मिलते हैं थर्ड पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन की से रिलेटेड जो सूचना है वो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो अगर ये 3 कंडीशन हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट में है लेकिन उसकी प्राइवेसी हनन नहीं हो रही, और अपीलीय अधिकारी और जो पीआईओ है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, जो लोक सूचना अधिकारी है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ उसके अधिकार नहीं छिन रहे हैं, तो वो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में आ गया तो वो उसके दस्तावेज जो हैं वो पर्सनल ना होके पब्लिक हो जाते हैं। वो उन पर सरकार का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वो पब्लिक में दे सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 41A ऑफ द आरटीआई एक्ट 2000 स्टेट दैट ए पब्लिक अथॉरिटी शुड। अब देखो, इसके ऊपर ध्यान मत दो आप, ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये ट्रिक भी आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें पब्लिक अथॉरिटी जो है शुड क्या होनी चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी को क्या क्या करनी चाहिए। पब्लिक अथॉरिटी जो है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसको क्या क्या करना चाहिए, मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड ड्यूली कैटलॉग देन इंडेक्स्ड। भाई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बना लिए, इंडेक्स कर लिया, उसका कैटलॉग बना लिया, बिल्कुल बनाएंगे। एंश्योर दैट ऑल रिकॉर्ड्स दैट आर अप्रोप्रिएट टू बी कंप्यूटराइज्ड आर विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कंप्यूटराइज्ड। जितने भी रिकॉर्ड हैं, ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट है, उनको कंप्यूटर में ऑनलाइन स्टोर कर लो, ताकि अगर सॉर्टिंग करनी हो डेटा की, या कोई इन्फॉर्मेशन मांगे कोई इन्फॉर्मेशन सीकर, तो इजीली अवेलेबल करवा सकें।
तो बिल्कुल ये भी करना पड़ेगा उसको। सच कंप्यूटराइज रिकॉर्ड आर अवेलेबल थ्रू ए नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री ऑन डिफरेंट सिस्टम सो दैट एक्सेस ऑफ सच रिकॉर्ड्स इज फैसिलिटेड। ऑफलाइन रिकॉर्ड मेंटेन किया, उनको कंप्यूटराइज किया, कंप्यूटर से भी उनको एक सर्वर पर अपलोड कर दिया, उनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें ये पब्लिक अथॉरिटी को करनी पड़ेगी। नीचे चलते हैं। अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल 2000 फी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट आवर ऑफ इंस्पेक्शन। देखो, एक क्लॉज आरटीआई एक्ट के अंदर ये भी है कि आप किसी भी ऑफिस के अंदर जाके, पब्लिक ऑफिस के अंदर जाके, पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस के अंदर जाके आप मैनुअली उनके रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये देखो कि पहले घंटे में अगर आपका इंस्पेक्शन 1 घंटे का ही है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपने खत्म कर दिया, 30 मिनट में ख़त्म कर दिया, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। ये ए नंबर पे 10 देख के ये 10 में टिक कर देना वहाँ पे, ये साइकोलॉजिकल अटैक है क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्री है पहले घंटे की इंस्पेक्शन, सीधी सीधी बात ये रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। द ग्राउंड्स फॉर ए कंप्लेंट कुड बी इनएबिलिटी टू सबमिट ए रिक्वेस्ट टू द पीआईओ। कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो उसका ग्राउंड क्या क्या हो सकता है? इनएबिलिटी टू सबमिट ए रिक्वेस्ट टू पीआईओ, रिफ्यूजल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, नॉट गेटिंग ए रेस्पॉन्स टू ए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ये क्या कर रहा है कि अपने एपीआईओ से ऊपर है पीआईओ, उससे ऊपर है एपेलेट अथॉरिटी, उसके ऊपर है एसआईसी और सीआईसी, इन दोनों का कद बराबर है। ठीक है, सीआईसी सबसे ऊपर नहीं है, ये दोनों साइमल्टेनियस, दोनों संस्थाएं साइमल्टेनियस है, दोनों आयोग जो हैं पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के। अगर राज्य सूची से संबंधित मैटर तो एसआईसी में, संघ सूची से तो सीआईसी में, और समवर्ती सूची है तो दोनों में जा सकते हैं। तो अब ये क्या करें कि अगर अपने कंप्लेंट करें किसी पे, देखो एपीआई की कंप्लेंट किसको करेंगे? पीआईओ को करेंगे, इसका इतना रोल नहीं है। पीआईओ से अपनी इन्फॉर्मेशन मांग ली, पीआईओ की कंप्लेंट करेंगे तो किसको करेंगे? एपी को करेंगे, अपीलीय अधिकारी को करेंगे, अपीलीय अधिकारी की करनी है तो किसी को एसआईसी सीआईसी को करेंगे। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि उसका ग्राउंड क्या हो सकता है? इनएबिलिटी टू सबमिट ए रिक्वेस्ट टू द पीआईओज। एपीआईओ से सूचना मांगी, उसने नहीं दी, और पीआईओ से मांगी तो वो सक्षम नहीं है सूचना देने के लिए, तो उसकी कंप्लेन ऑब्वियस सी बात है करेंगे, वो इनएबल है। इनएबल, एबल क्या होता है? योग्य, अनएबल क्या होता है? अयोग्य। इनएबिलिटी, एबिलिटी क्या हो गया? एडजेक्टिव, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ देखो साथ साथ आपको। एबिलिटी क्या हो गया? एबिलिटी, एबिलिटी क्या हो गया? योग्यता, एडजेक्टिव, ITY लगा हुआ है। इसको नेगेटिव करना है तो इसके आगे इन लगा दिया, कुछ शब्दों के आगे इन लगा के अपने उसको नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, कुछ के आगे अन लगा के अपने नेगेटिव बनाते हैं, तो इन लगा के इनएबिलिटी, वो एबल नहीं है, पीआईओ इनेबल है, तो अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, रिफ्यूज़ल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, मना कर दिया भैया आपको कि हम तो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो आप उसकी शिकायत करोगे, obvious सी बात है। नॉट गेटिंग रेस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपको रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा वो पीआईओ या अपीलीय अधिकारी जो भी XYZ जिससे आपने सूचना मांगी है, पब्लिक अथॉरिटी का जो उनका जो पोस्ट है क्रिएट जो करी है उन्होंने, एक पद क्रिएट किया है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो तीनों ही चीज़ें हैं, 1 2 तीनों केस में आप उनकी शिकायत कर सकते हो हायर अथॉरिटी को जाके। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स द राइट टू टॉकिंग। ठीक है, ये क्या है? आरटीआई एक्ट, जैसे देखो आरटीआई एक्ट की भावना साफ साफ थी, आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, आप वो किसी में भी लो, ओरल इन्फॉर्मेशन संतुष्ट हो तो रिटर्न में ले सकते हो, डिस्क में ले सकते हो, फ्लॉपी में ले सकते हो। ये क्वेश्चन आएगा कि इन्फॉर्मेशन किस किस वे में आपको प्रोवाइड करवा सकती है, कौन कौन से मीडियम में प्रोवाइड की जा सकती है। हर चीज़ में ले सकते हो आप, रिटर्न में ले सकते हो, फ्लॉपी में डलवा लो, हार्ड डिस्क में डलवा लो, पेन ड्राइव में डलवा लो, CD में डलवा लो, DVD में डलवा लो, किसी में भी, किसी रूप में भी। अब इसमें क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स द राइट टू टॉकिंग, नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कोर्ट, तीनों चीज़ में आप ले सकते हो बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल क्वेश्चन आंसर है। एक्सक्लूडेड ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम। देखो, आरटीआई एक्ट जो बना उसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, बहुत बड़ी लिस्ट है, बताऊंगा कभी आपको टाइम मिला तो, कि जिसके अंदर उन एजेंसियों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को इस आरटीआई एक्ट के बाहर रखा गया। जैसे डिफेंस सेक्टर की बात करें हम, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर आप जैसे अपने डिपार्टमेंट है डिफेंस का, तो इसके अंदर आप ये नहीं मांग सकते कि कौन सी यूनिट की लोकेशन कहाँ है,
कौन सी यूनिट कितने पैसे की ग्रांट खर्च कर रही है। और भी डिफेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जैसे DRDO है, तो आप उसको ये नहीं मांग सकते कि आप अभी कौन से हथियार डेवलप कर रहे हो। ठीक है, तो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं ज्ञात कर सकते, उनके कहाँ का एजेंट कहाँ का है, उनके ऑफिस कहाँ कहाँ हैं, ये चीज़ें आप नहीं पूछ सकते उनको। तो इसी क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि एक्सक्लूडेड ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड। एक्सक्लूडेड ऑर्गेनाइजेशन वही ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए अभी, इंटेलिजेंस डिफेंस वगैरह वगैरह, आर रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम। अगर उनको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, कोई मान लो किसी ने पूछ लिया, तो वो किसकी परमिशन से करेंगे। देखो, सूचना के अधिकार की बात हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कमीशन लिख दिया तो सूचना आयोग। अगर कमिश्नर हो जाता है इसको कमिश्नर, तो सूचना आयुक्त। देखो कमीशन क्या है, नाउन है, ER लगा दिया तो वो पर्टिकुलर बंदा हो गया। किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसी पर्सन को, कमिश्नर हो गया, वो सूचना आयुक्त हो गया, ये सूचना आयोग हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेक्शन 9 ऑफ RTI एक्ट इज़, ये देखो दोस्तों सीधा सीधा याद करना पड़ेगा, 5-7 सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 9 की बार बार बात आएगी। तो सेक्शन 9 ऑफ द RTI एक्ट इज़ एन एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन। इसका मतलब क्या, एग्जेम्पशन का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने SS का एग्ज़ाम है, इसमें 50 नंबर आ गए, पार्ट 1 की बात कर लें, तो आप एग्जाम्प्ट हो जाओगे, मतलब वो पेपर आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, आप छोड़ सकते हो उसको, वो पेपर छूट गया। इसका छूट जाने के संदर्भ में इसका यहाँ पे आशय है। एन एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन का मतलब है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे ये बताई थी एक्सक्लूडेड ऑर्गेनाइजेशन, तो एक्सक्लूडेड ऑर्गेनाइजेशन जो बताई थी इसका मतलब यही है। तो सेक्शन 9 के बारे में, सेक्शन 9 रट्टा मार लो, सेक्शन 9 मतलब नो, एन एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन। अगला चलते हैं। फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ RTI एक्ट एक्सप्लेन अबाउट डीम्ड PIO। देखो एक क्वेश्चन आपको इसके अंदर आगे और मिलेगा, डीम्ड रिजेक्शन। डीम्ड रिजेक्शन, अगर कोई PIO आपकी रिक्वेस्ट डिसमिस कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो इसको सरकारी भाषा में, किताबी भाषा में क्या बोलेंगे, डीम्ड रिजेक्शन इसको बोलते हैं। द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द RTI एक्ट एक्सप्लेन अबाउट डीम्ड PIO। सेक्शन 5 का 5, ये भी याद करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका। RTI एक्ट 2005 गिव्स राइट टू इन्फॉर्मेशन टू द फॉलोइंग। किसको देता है भैया, पर्सन को, वोटर को, सिटीजन को, जर्नलिस्ट को, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हालांकि पूछ ले कोई पता नहीं है, बाकी मेरे को नहीं लगता है पूछा जाएगा। रिकॉर्ड एज डिफाइंड बाय द RTI एक्ट 2005 डज इंक्लूड। रिकॉर्ड का मतलब क्या है, लेखा जोखा। रिकॉर्ड का मतलब क्या होगा, लेखा जोखा, हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट में हिंदी में क्या बोलते हैं, पांडुलिपि, लिखी हुई चीज़। फैक्स कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट फैक्स किया है। मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा कोई मटेरियल प्रोड्यूस किया हुआ है। तो रिकॉर्ड, ये तीनों ही चीज़ें हो सकती है दोस्तों। देखो इस RTI एक्ट की फील यही बोलती है, रिकॉर्ड का मतलब कुछ भी, वो सॉफ्ट कॉपी में है, वो हार्ड कॉपी में है, किसी भी रूप में उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक, अगला चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(1) ऑफ द RTI एक्ट, PIOs कैन ओनली रिजेक्ट रिक्वेस्ट अंडर द फॉलोइंग प्रोविजंस। According to section 1 of the RTI Act, PIO can only reject a request under the following provision। कि कौन से प्रोविज़न के अंदर ये बताया गया है कि PIO कोई भी रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो इसको याद करना पड़ेगा, सेक्शन 8 and 9 ऑफ द RTI एक्ट। ठीक है, ये तो बकवास चीज़ें हैं सारी। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, रीजनिंग का अगला क्वेश्चन आ गया। एग्जाम्पल्स ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होती है, देखो जैसा एडवोकेट का रिलेशन क्लाइंट के साथ है, डॉक्टर का रिलेशन पेशेंट के साथ है, और हस्बैंड का रिलेशन वाइफ के साथ है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप उसको बोलते हैं जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स होते हैं। जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होते हैं उनको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग के अंदर अपना लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आएगा ये क्वेश्चन अपना। पेपर नंबर 5 जो है ना, पार्ट 1 का, उसके अंदर रिलेशनशिप आएगी, ऐसे समानुपात दे दिया, इधर अनुपात लगा के इसका रिलेशन इसके साथ ऐसा है तो इसका इसके साथ क्या। इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश के पेपर में, पेपर नंबर 4 में
35 नंबर का जो है, 65 नंबर की तो ड्राफ्टिंग और वो चीज़ें भी आपको सिखाऊंगा मैं, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं सारी चीज़ें। और उसके अंदर इंग्लिश के अंदर भी ये चीज़ें आ सकती है। तो सिंपल है, हाँ, सारी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। अगला चलते हैं दोस्तों। ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी आर बेसिकली द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी के अंदर जो ऑब्लिगेशन है, पब्लिक अथॉरिटी को किस चीज़ का ऑब्लिगेशन है? PIO API फर्स्ट अप्लाई विद द हेड ऑफ द अथॉरिटी। इसका आंसर आ जाएगा द हेड ऑफ द अथॉरिटी। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ये कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, इसको एक बार स्किप कर दो। ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी आर बेसिकली द ऑब्लिगेशन ऑफ द हेड ऑफ द अथॉरिटी। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फॉर प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन? डी ऑप्शन था इसमें 48 आवर्स। वो इस PDF में आया नहीं, सॉरी। सबको पता है ये तो 30, 40 और 48, ये डेटा याद रखना है आपको। 30 दिन अगर सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 40 दिन, अगर थर्ड पर्सन से चाहिए तो 48 घंटे अगर किसी के लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये क्या है, किसी के लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसको कितने होंगे, 48 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं।